हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू क्रिटिसिज्म की। न्यू क्रिटिसिज्म ये 1941 में जॉन क्रो रैंसम का एक एसे आया था जिसका टाइटल था न्यू क्रिटिसिज्म। उसी से ये न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है। इसके कुछ इंपोर्टेंट थियरिस्ट हैं जिनमें आई रिचर्ड्स सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट पेन वॉरेन इसके थियरिस्ट हैं, क्लिंट ब्रुक्स हैं, विलियम विमसेट एंड मुनरो ब्रैडस्ले, टीएस एलियट, एलन टेट, आरपी ब्लैकमोर। इन लोगों की ओपिनियन क्या थी, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी और ये लोग क्या चाहते थे, तो वो हम देखेंगे। कहते हैं कि दे एडवोकेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट, कि ये लोग एक टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि एक टेक्स्ट की क्या अहमियत है, उसकी क्या वैल्यू है। न्यू क्रिटिसिज्म में उसकी बात की गई है, इंक्लूडिंग इट्स लैंग्वेज, स्टाइल, मेटाफर। ये जोर देते हैं और ये इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश करते हैं उस टेक्स्ट की लैंग्वेज की। उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका स्टाइल क्या है और उसके अंदर किस तरह के मेटाफर्स यूज किए गए हैं, एंड ऑल फॉर्मल फीचर्स ऑफ अ टेक्स्ट। और एक टेक्स्ट की, एक पीस ऑफ आर्ट की जितनी भी फॉर्मल फीचर्स हैं, फॉर्मल फीचर्स माने उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका प्लॉट कैसा है, उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, उसकी नैरेटिव टेक्निक क्या है, जितने भी फॉर्मल फीचर्स होते हैं उन सबको जानने की कोशिश की जाती है न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर। और ये लोग किसको बाहर करने की कोशिश करते हैं टेक्स्ट से, कहते हैं एक्सक्लूडिंग ऑल डिटेल्स ऑफ इट्स ऑथर, यानी उस पीस ऑफ आर्ट के ऑथर की जितनी भी डिटेल्स हैं, ये कह रहे हैं ऑल डिटेल्स के जितनी भी डिटेल्स हैं उसके ऑथर की, वो उन सब डिटेल को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड। यानी ऑथर का नाम क्या है, ऑथर का धर्म क्या है, उसकी कास्ट क्या है, वो कहाँ रहता है, उसके यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, ये सब चीजें जो भी डिटेल है एक ऑथर की, एक राइटर की, उन सब डिटेल्स को ये लोग कहते हैं कि इनको जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आप एक टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आप सिर्फ उस टेक्स्ट पर ध्यान रखें, उसके फॉर्मल फीचर्स पर आप ध्यान रखें, उसके कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करें, उसके मेटाफर्स को समझने की कोशिश करें, उसके स्टाइल को समझने की कोशिश करें, एंड इट्स लैंग्वेज, और उसकी लैंग्वेज कैसी है आप उसको समझने की कोशिश करें, ना कि आप ये जानने की कोशिश करें कि ऑथर कौन है, उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, बिरादरी क्या है, कहाँ का रहने वाला है, अंग्रेज है, इंडियन है, कहाँ से है। तो इन चीजों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज कही है हिज और हर इंटेंशन फॉर अ टेक्स्ट, और उसने टेक्स्ट क्यों लिखा है, क्या वो टेक्स्ट से चाहता था, उन सब चीजों को भी जानने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो फिर हमें बस उस टेक्स्ट को ही पढ़ना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि दे फोकस ऑन द इंटरनल फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि ये केवल, ये जो न्यू क्रिटिक हैं, ये केवल इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज की जो इंटरनल फीचर्स होते हैं वो क्या क्या है, जैसे कि उसकी फॉर्म क्या है, यानी जो पीस ऑफ आर्ट है उसकी फॉर्म कैसी है, उसके अंदर कैसे पैराडॉक्स यूज किए गए हैं, उसका मीटर्स क्या है, उसमें किस तरह के इमेजेस यूज किए गए हैं, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, और उसके अंदर जो एम्बिग्युइटी है वो कैसे इस्तेमाल की गई है, और उसका स्टाइल क्या है। यानी लैंग्वेज के जो इंटरनल फीचर्स हैं उन सब चीजों को जानने की कोशिश करनी चाहिए और हमें बाहर की चीजों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं कि न्यू क्रिटिक्स एक्सक्लूडेड ऑल द एक्सट्रेनियस फीचर्स ऑफ एन ऑथर एज हिज हर जेंडर, सेक्सुअल प्रेफरेंस, नेम, कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमी। ये कह रहे हैं कि न्यू क्रिटिक्स किसको इंपोर्टेंस देते हैं, ये जो है ये सब चीज हमने अंडरलाइन की है कि फॉर्म को इंपोर्टेंस देते हैं, लैंग्वेज को इंपोर्टेंस देते हैं, पैराडॉक्स को इंपोर्टेंस देते हैं, मीटर्स को इंपोर्टेंस देते हैं, इमेजेस को इंपोर्टेंस देते हैं, राइमिंग को देते हैं, एम्बिग्युइटी को और स्टाइल को, इन चीजों को इंपोर्टेंस देते हैं। जबकि न्यू क्रिटिक क्या कर देते हैं, एक्सक्लूडेड, कि वो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं एक्सट्रेनियस फीचर्स ऑफ द ऑथर, यानी ऑथर के जो एक्सट्रेनियस माने बाहर के एक ऑथर के जो बाहरी फीचर्स हैं उन सब चीजों को ये लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे ऑथर
महिला है या कोई पुरुष है, उसका जेंडर क्या है, किस जेंडर का है, इस बात से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सेक्सुअल प्रेफरेंस के, उसका सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, इन सब चीजों से इन न्यू क्रिटिक्स को कोई लेना देना नहीं है। नेम के ऑथर का नाम क्या है, उस चीज को भी ये लोग इग्नोर कर देते हैं। कास्ट कि हमारे ऑथर की कास्ट क्या है, किस बिरादरी का है, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। रिलीजन कि ऑथर का रिलीजन क्या है, उसका धर्म क्या है, उसको भी ये लोग इग्नोर कर देते हैं। इकोनॉमिक, वो कितने पैसे कमाता है, अमीर है, गरीब है, या वो कैसा इंसान है, उसको भी इग्नोर कर देते हैं। एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम, और जिस समय वो टेक्स्ट लिखा जा रहा था उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, उस समय कौन राजा था, कौन वजीर था, और किस तरह की जनता थी, इन सब चीजों को हमारे न्यू क्रिटिक्स बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और वो साफ साफ कहते हैं कि इन चीजों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो हमें टेक्स्ट की इंटरनल फीचर्स को समझना चाहिए कि उसके इंटरनल फीचर्स क्या हैं। इंटरनल फीचर्स आप यहां देख सकते हैं कि इन चीजों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जो चीजें हैं एक्सट्रेनियस फीचर्स, नेम, कास्ट, इन चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। I.A. Richards tried to turn old traditional into scientific criticism and scientific literary text। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि I.A. Richards ने सबसे पहले कोशिश की थी tried to turn traditional, कि जो एक ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म चला आ रहा था जिसको हम ओल्ड क्रिटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं, कि उसमें क्या था कि ऑथर के बारे में जानो, उसका नाम क्या है, क्यों उस टेक्स्ट को लिखा गया है, उस समय का धर्म क्या चल रहा था, उस समय की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था, उस समय की अर्थव्यवस्था क्या थी। ओल्ड क्रिटिसिज्म में इन सब चीजों को इंपोर्टेंस दी जा रही थी। तो सबसे पहले I.A. रिचर्ड्स ने एक सोच को बदलने की कोशिश की और उसने उस ओल्ड क्रिटिसिज्म को साइंटिफिक क्रिटिसिज्म में ढालने की, बदलने की कोशिश की। उसने कहा कि जिस तरह एक साइंटिफिक हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को परखने की कोशिश करते हैं कि इसका काम क्या है, इसका फीचर्स क्या है, ये किस तरह से काम करेगा, बिजली से है या बैटरी से है, तेल कितना खाएगा, पेट्रोल से चलेगा, जो उसके इंटरनल फीचर्स होते हैं। जब हम एक साइंटिफिक ऑब्जेक्ट में उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें एक टेक्स्ट के अंदर भी उसके इंटरनल फीचर्स को जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो I.A. रिचर्ड्स ने ओल्ड ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म था उसको साइंटिफिक क्रिटिसिज्म में ढालने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है द मीनिंग्स ऑफ अ टेक्स्ट कम आउट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल फीचर्स, कि एक टेक्स्ट की जो मीनिंग है, उसकी जो इंपोर्टेंस है, उसके जो आइडियाज हैं एक टेक्स्ट के, कम आउट विद द हेल्प ऑफ इट्स इंटरनल फीचर्स, कि अगर आप उसके इंटरनल फीचर्स को अच्छे से समझ पाएंगे, आप उनको डीपली समझ पाएंगे, तो आप उस टेक्स्ट की मीनिंग भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप उसके इंटरनल फीचर्स ही नहीं समझेंगे, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसका प्लॉट क्या है, उसकी क्या सेटिंग है, उसमें अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट रखा गया, तो आप उसको कैसे समझ पाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि इंटरनल फीचर्स अगर कोई समझ रहा है तो वो उस टेक्स्ट की मीनिंग भी समझ रहा है। नोट इट्स आउटर फीचर्स, के इसके आउटर फीचर्स को, यानी जो बाहर के फीचर्स हैं, बाहर की जो चीजें हैं, उनको समझना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है इंटरनल फीचर्स को। तभी इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, यानी उस टेक्स्ट की मीनिंग तभी समझ आएगी, तभी वो निकलकर बाहर आएगी, कम आउट, निकलकर बाहर आएगी। बिकॉज द मीनिंग इज ऑन द टेक्स्ट नॉट समवेयर, ये कह रहे हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई जो मीनिंग है एक टेक्स्ट की वो उन्हीं इंटरनल फीचर्स पर डिपेंड करती है, नॉट समवेयर, ना कि कहीं और, कि एक टेक्स्ट की मीनिंग उसके इंटरनल फीचर्स पर डिपेंड करती है, वहीं से वो निकलकर बाहर आती है, नॉट ए समवेयर। अगर आप किसी और चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बेकार है, उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, हैव अ डीप स्टडी, हमें एक बहुत ही डीपली स्टडी करनी होगी टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को समझने के लिए, कि एक टेक्स्ट को जितना डीपली हम पढ़ेंगे इतना ही डीपली मीनिंग हम उसकी समझ पाएंगे। An author's biographical details to understand a text is irrelevant, ये कह रहे हैं कि एक ऑथर की जो बायोग्राफिकल डिटेल्स हैं, उसकी लाइफ से जुड़े हुए जो मरहले हैं, उसकी लाइफ से जुड़ी हुई जो बातें हैं, टू अंडरस्टैंड, उनको समझना या उनमें पढ़ जाना क्या सा होता है, इज इररेलिवेंट, बेकार है। कि एक ऑथर की बायोग्राफी के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहिए। अगर हम इतना बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं देन दैट इज इररेलिवेंट, ये सब चीजें बेकार है, हमें उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, हमें एक टेक्स्ट को एक टेक्स्ट के रूप में ही पढ़ना चाहिए।
दे फोकस ऑन द टेंशन एंड कंट्राडिक्शन ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज। ये जो न्यू क्रिटिक्स है ये किस पर ध्यान देते हैं? टेंशन, कि हमारे प्ले के अंदर जो एक टेंशन है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में वो लोग फोकस करते हैं। एंड कंट्राडिक्शंस, और कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारा जो टेक्स्ट है वो जूझ रहा है। कंट्राडिक्शन जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स क्या है उसका, और कौन सी चीजें जो अपोजिट चल रही हैं, उन सब चीजों को एक लिटरेरी लैंग्वेज में हमें ढूंढना चाहिए। दे आर इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज पोइट्री। कह रहे हैं कि न्यू क्रिटिक्स जो हैं, देखो दो चीजें होती है, तो प्रोज हो गया, पोइट्री होगी। तो न्यू क्रिटिक्स ज्यादातर जो इंपोर्टेंस देते हैं वो पोइट्री को देते हैं। ये कह रहे हैं उनकी जो इंक्वायरी है वो ज्यादातर वो पोइट्री पर ध्यान देते हैं। इंटरेस्टिंग फील्ड, यानी उनका जो इंटरेस्टिंग फील्ड है वो पोइट्री है, ना कि प्रोज। ये भी ध्यान रखना है कि न्यू क्रिटिसिज्म में ज्यादा इंपोर्टेंस पोइट्री को दी जाती है, प्रोज को इंपोर्टेंस कम दी जाती है, लेकिन कम दी जाती है। I.A. Richards' practical criticism is one of the most influential essay of this age that was published in 1929. I.A. रिचर्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, रिचर्ड का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। कि I.A. रिचर्ड का जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इसने ऐसे लिखा था, ये जो इसका ऐसे इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऐसे, कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है उस एज पर, यानी न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर I.A. रिचर्ड के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और ये ऐसे पब्लिश हुआ था 1929 में, 1929 में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऐसे को पब्लिश किया गया था। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे कि I.A. रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में पब्लिश किया गया था। सेकंड इज द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और ये जो इसका सेकंड ऐसे था प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में इसको पब्लिश किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू क्रिटिसिज्म को अगर आप जान रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए दो ऐसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और दूसरा न्यू क्रिटिसिज्म। क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर ये काफी इन्फ्लुएंशियल ऐसे हैं और I.A. रिचर्ड्स ने इनको लिखा है, तो I.A. रिचर्ड्स को जानना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है। दीज टू ऐसे प्ले अ क्रूशियल रोल, ये कह रहे हैं कि इन दोनों ऐसों की वजह से ही न्यू क्रिटिसिज्म बना है। और इन दोनों ऐसे ने स्टार्ट अ न्यू एरा इन द फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म। जो ओल्ड क्रिटिसिज्म चलता आ रहा था उसके अंदर क्या क्या स्टार्ट कर दिया, अ न्यू एरा, एक नए एज की शुरुआत की, एक नए दौर की शुरुआत की इन दोनों एसेज ने। ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म टू अ न्यू सिस्टमैटिक साइंटिफिक क्रिटिसिज्म, और इन दोनों ऐसों की वजह से जो एक ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म चलता आ रहा था, ओल्ड क्रिटिसिज्म चलता आ रहा था, वो उसमें क्या हो गया, न्यू सिस्टमैटिक साइंटिफिक क्रिटिसिज्म। वो पुराना जो सिस्टम था क्रिटिसिज्म का, वो एक नए सिस्टमैटिक साइंटिफिक क्रिटिसिज्म में चेंज हो गया इन दोनों ऐसों की वजह से। अब जो एक ऐसे क्रिटिसिज्म चल रहा है वो कैसा है, सिस्टमैटिक। पहले कोई सिस्टमैटिक क्रिटिसिज्म नहीं होता था, लेकिन आज का जो क्रिटिसिज्म है वो सिस्टमैटिक होता है एंड साइंटिफिक, और वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक भी होता है। ही मेड एन एक्सपीरियंस ऑन द टेक्स्ट ऑफ पोएम्स गिविंग स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सका कि उसने ये काम किया। अब चूंकि वो इस ओल्ड क्रिटिसिज्म को न्यू क्रिटिसिज्म में बदलना चाह रहा था, उसको साइंटिफिक क्रिटिसिज्म का रूप देना चाह रहा था, इसीलिए हुआ ये था कि उसने एक एक्सपीरियंस किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसने पोयम का टेक्स्ट लिया, अलग अलग टेक्स्ट लिया, और उसने उन पोयम को अपने स्टूडेंट्स को दे दी। क्योंकि वो एक टीचर था I.A. रिचर्ड, उसने बच्चों को वो पोयम्स दे दी विदाउट ऑथर्स बायोग्राफिकल डिटेल। और वो पोयम लिखी किसने है, उसने किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और फिर वो जो रिजल्ट आया, बच्चों ने जो उसका क्रिटिसिज्म किया वो कैसा था, वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड क्रिटिसिज्म, यानी जो ओल्ड क्रिटिसिज्म चलता आ रहा था उससे बिल्कुल अलग इसका रिजल्ट निकलकर सामने आया। देन ही इन्वेंट अ टर्म लिटरेरी जजमेंट, और फिर उसने इसको नाम दिया लिटरेरी जजमेंट। इन डूइंग सो ही थॉट दैट अ रीडर शुड यूज देयर ओन माइंड, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ये चाहता था कि जो एक रीडर है वो अपने माइंड का यूज करे, अपने इमोशंस का यूज करे, अपनी साइकी का यूज करे। ही वाज डूइंग दिस बिकॉज ही वांट्स टू क्लियर ऑल फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेक्स्ट, और I.A. रिचर्ड्स ऐसा सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक टेक्स्ट की जो फॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं उनको सामने लाना चाह रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे जरूर वाकिफ हो गए होंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म किन बात को इग्नोर करना चाहता है और किन बातों को इंपोर्टेंस देता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।